नमस्कार दोस्तों, मैथ वाइल अवसर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से स्पेशली हम यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए मैथ की शुरुआत कर रहे हैं। ये यूपीएसआई के लिए ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो आज का पहला चैप्टर है आपका पॉलीगन, ठीक, बहुभुज। आइए इसकी शुरुआत करते हैं और कुछ इसके बारे में बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम पॉलीगन के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो बहुभुज, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, बहु का मतलब बहुत और भुजा मतलब साइड। ठीक, तो ऐसा कोई फिगर जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों उसको हम बहुभुज कहते हैं। ठीक, इसका जो बुक वाला डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा है कि तीन या तीन से अधिक लाइनों से मिलकर बनी हुई कोई बंद आकृति, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। ठीक, तीन या तीन से, ठीक, मोर देन 3 लाइन होगी, क्योंकि 2 लाइन से हम कोई भी बंद आकृति नहीं बना सकते। 2 लाइन जब भी आप यूज करोगे तो एक तरफ खुला ही रह जाएगा, इस तरफ। ठीक, तो तीन ही लाइन, मिनिमम 3 ही लाइन हो सकती हैं जो एक क्लोज फिगर बना सकती हैं। ठीक, तो 3 या 3 से अधिक लाइनों से मिलकर बनी हुई कोई भी क्लोज फिगर हो उसे हम क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे, यानी कि पॉलीगन कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखा है, ए पॉलीगन इज ए क्लोज 2D फिगर। ठीक, फॉर्म बाय 3 और मोर स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन भी ध्यान में रखना है आपको। अगर लाइन स्ट्रेट नहीं हुआ, मान लीजिए आपने कोई क्लोज फिगर बनाया और लाइन स्ट्रेट नहीं है। ठीक, मान लीजिए 2 लाइन स्ट्रेट है और तीसरी लाइन को आप ऐसे ऐसे कर दिए, तो इसको पॉलीगन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पॉलीगन के लिए ज़रूरी है कि सभी की सभी लाइनें स्ट्रेट मतलब सीधी रेखा में हो। ठीक, एकदम स्ट्रेट हो, सीधी हो। ठीक, तो पॉलीगन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, मोर देन 3 लाइन। ठीक, 3 या मोर देन 3 लाइन, और क्लोज फिगर होना ज़रूरी है। अगर क्लोज नहीं है तो उसे भी आप पॉलीगन नहीं कह सकते। ठीक, और स्ट्रेट लाइन का भी होना ज़रूरी है। अगर आपने तिरछी लाइन बना दी, ठीक, कर्व बना दिया, तो वहाँ पर भी उसे पॉलीगन नहीं कहा जाएगा। ठीक, तो पॉलीगन क्या होता है, 3 और मोर देन 3 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ कोई भी क्लोज 2D फिगर को हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। ठीक, ईच लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए साइड। और जो प्रत्येक लाइनें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, साइड मतलब भुजा कहते हैं। ठीक, ये दूसरा साइड है, ये तीसरा साइड है। ठीक, तो जो भी लाइनें हैं इनको हम भुजा कहते हैं। तो ये मान लीजिए ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होंगी, 3 भुजाएं होंगी, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं द पॉइंट वेयर 2 साइड मीट आर कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक, जहाँ पे 2 भुजाएं मिलती हैं, यहाँ मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं और यहाँ, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, जिसको हिंदी में शीर्ष कहा जाता है। ठीक, ये पहला वर्टेक्स है, दूसरा और ये तीसरा वर्टेक्स है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में 3 भुजाएं हैं और 3 ही वर्टेक्स हैं, यानी शीर्ष हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपने सीखा क्या कि एक बहुभुज एक बंद 2D आकृति है जो 3 या 3 से अधिक सीधी रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है। ठीक, प्रत्येक रेखाखंड को एक भुजा कहा जाता है और वे बिंदु जहाँ 2 भुजाएं मिलती हैं उसे हम वर्टेक्स यानी कि शीर्ष कहते हैं। ठीक, अगला जो इसमें कंडीशन है पॉलीगन होने के लिए, मैंने आपको बताया कि पॉलीगन मस्ट बी क्लोज। एक बहुभुज को बंद होना चाहिए, अगर वो बंद नहीं है तो उसे हम बहुभुज नहीं कहेंगे। ठीक, इट कैन नॉट हैव एनी ओपन एंड। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये जो आकृति है, ये जो फिगर है, ये बंद आकृति है, तो इसको हम बहुभुज कहेंगे। ठीक, ये भी बंद फिगर है, कहीं से भी खुला नहीं है, तो ये भी पॉलीगन है, यानी कि बहुभुज है। लेकिन ये वाला फिगर यहाँ पे जाके ओपन हो गया है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं बनी है, क्लोज लाइन नहीं बनी है कि जो इसको क्लोज कर रहा हो, तो इसको हम पॉलीगन नहीं कह सकते। केवल यही 2 पॉलीगन है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीगन। तो आपको बताना रहता है कि निम्न में से कौन सा पॉलीगन है और कौन सा पॉलीगन नहीं है। ठीक, तो पॉलीगन के बारे में आपने जाना कि पॉलीगन क्या होता है, 3 या 3 से अधिक लाइनों से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को हम पॉलीगन कहते हैं। और पॉलीगन के लिए कंडीशन क्या है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, सबके सब स्ट्रेट होने चाहिए, और क्लोज फिगर होना चाहिए, कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए। ठीक,
ये भी पॉलीगन है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो स्मॉलेस्ट पॉलीगन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा पॉलीगन बताइए, तो आप जानते हैं कि 2 लाइनों से कोई भी पॉलीगन नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आप बनाना चाहोगे तो वो ओपन फिगर होगी और ओपन फिगर को हम पॉलीगन नहीं कहते हैं, ठीक। इसलिए हमको कम से कम 3 लाइनों की ज़रूरत होगी ताकि हम फिगर को बंद कर सकें, ठीक। फिगर को बंद करने के लिए हमको 3 लाइनों की ज़रूरत होगी। तो सबसे छोटा पॉलीगन क्या हो जाएगा? ट्रायंगल, ठीक। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 2 लाइन यानी कि 2 साइड से पॉलीगन नहीं बन सकता, क्योंकि वह ओपन फिगर होगा। और हम जानते हैं कि ये पॉलीगन मस्ट बी क्लोज, एक पॉलीगन को क्लोज होना चाहिए। इट कैन नॉट हैव एनी ओपन एंड, उसके पास कोई भी खुला सिरा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो 2 लाइन से कोई भी क्लोज फिगर नहीं बन सकती। यहाँ फिगर लिखा होना चाहिए था, कोई भी फिगर नहीं बन सकती। इसीलिए पॉलीगन बनने के लिए कम से कम 3 साइड चाहिए। इसीलिए स्मॉलेस्ट पॉलीगन क्या होगा? ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 फिगर से हम क्लोज फिगर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ वाला हिस्सा ओपन है। इसको बंद करने के लिए हमको तीसरी साइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए सबसे छोटा जो पॉलीगन होता है उसका नाम क्या है? ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज है, ठीक। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा पॉलीगन क्या होता है, तो एक बार आप कमेंट में आंसर लिख के बताइए कि सबसे बड़ा पॉलीगन क्या होता है, ठीक। सबसे छोटा तो आप जान गए कि सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा है? ट्रायंगल है। अब आपको कमेंट में बताना है कि सबसे बड़ा पॉलीगन कौन सा है, ठीक। तो आइए बात करते हैं लार्जेस्ट पॉलीगन, सबसे बड़ा बहुभुज। तो पॉलीगन साइड की कोई लिमिट नहीं है, ठीक। हम चाहें तो 10 साइड का भी पॉलीगन बना सकते हैं, 100 साइड का भी पॉलीगन बना सकते हैं, 1000 साइड का भी पॉलीगन बना सकते हैं। मतलब जितना चाहें उतने साइड वाला पॉलीगन बना सकते हैं, ठीक। लेकिन प्रैक्टिकली जब साइड बहुत ज़्यादा होती जाती है तो पॉलीगन का शेप एक सर्किल जैसा दिखाई देने लगता है, ठीक। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है, ये चौथी साइड है, ये 5वीं है, ये 6वीं साइड है। तो मतलब जब साइडों की संख्या बहुत ज़्यादा होने लगेगी, इनफाइनाइट पहुंच जाएगी, तो वो एक सर्किल बन जाएगा। इसीलिए जो लार्जेस्ट पॉलीगन है उसका नाम क्या है? सर्किल, ठीक। सर्किल के केस में साइड कितनी होती हैं? इनफाइनाइट साइड होती हैं, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट पॉलीगन का नाम बताइए, तो आप क्या कहेंगे? ट्रायंगल है, त्रिभुज है जिसके पास 3 साइड है, ठीक। लार्जेस्ट पॉलीगन का नाम बताइए, तो सर्किल है और इसके पास इनफाइनाइट साइड है, ठीक। अब आते हैं, पहले 10 पॉलीगन का नाम आप याद कर लीजिए कि अगर 3 साइड है तो उसका नाम क्या होगा? ट्रायंगल, जिसको हिंदी में हम कहेंगे त्रिभुज। अगर 4 साइड है तो उसका नाम होता है क्वाड्रिलेटरल, जिसका नाम है हिंदी में चतुर्भुज। 5 साइड है तो पेंटागन, पंचभुज। 6 साइड है तो हेक्सागन, षटभुज। 7 साइड है तो हेप्टागन, सप्तभुज। 8 साइड है तो ऑक्टागन, अष्टभुज। 9 साइड है तो नोनागन, नवभुज। 10 साइड है तो डेकागन, 10 भुज। 11 साइड है तो हेंडेकागन, और उसके बाद 12 साइड है तो दो डेकागन, 12 भुज, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 साइड वाला, 4 साइड वाला, 5 साइड, 6 साइड, ठीक। तो यही लगभग एग्ज़ाम में आपके आते हैं। इसके बाद आपको नाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद केवल अगर आपसे पूछेगा भी तो साइड की संख्या दी रहेगी, n बराबर 15 के लिए आपसे जो भी क्वेश्चन पूछना होगा पूछेगा, उसको नाम पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही आपको याद करना है। अगर आपको ये यहाँ तक याद है तो यही आएगा, बाकी नाम से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक। वैसे मैंने लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि केवल सीधी रेखाएं ही पॉलीगन में होती हैं, ठीक। स्ट्रेट लाइन ही केवल पॉलीगन में होती हैं, कर्व लाइनें पॉलीगन में नहीं होती हैं। अगर कर्व लाइन से कोई बंद आकृति बनी है तो उसको हम पॉलीगन नहीं कहेंगे, ठीक। पॉलीगन हैज स्ट्रेट साइड ओनली, कर्व लाइन कैन नॉट फॉर्म ए पॉलीगन, ठीक। तो यहाँ देखिए सारी की सारी रेखाएं स्ट्रेट मतलब एकदम सीधी हैं, तो इसको हम पॉलीगन कहेंगे। ये भी पॉलीगन है, ये भी सारी साइड एकदम स्ट्रेट है,
इसकी भी सारी साइड एकदम स्ट्रेट लाइन से बनी है, तो इसको हम पॉलीगन कहेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाली साइड तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, लेकिन ये वाली साइड कर्व लाइन से बनी है, तो इसको हम पॉलीगन नहीं कह सकते। इसी तरह इसमें भी देखिए ये वाली साइड स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये वाली कर्व है, तो इसको हम पॉलीगन नहीं बोल सकते हैं। ठीक, तो पॉलीगन होने के लिए स्ट्रेट लाइन का होना ज़रूरी है। ठीक, अब हम बात करते हैं पॉलीगन में साइड, वर्टेक्स और एंगल किसे कहते हैं और एंगल कितने टाइप के होते हैं। तो साइड तो आप जान ही गए होंगे कि जो स्ट्रेट लाइनें होती हैं उनको हम साइड कहते हैं। ठीक, ये पॉलीगन इज ए क्लोज टू द फिगर फॉर्म बाय 3 or more स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइंट इन बिटवीन, और ईच स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। ठीक, मतलब जो पॉलीगन होता है 3 या 3 से ज़्यादा सीधी रेखाओं से बनता है, और इन्हीं सीधी रेखाओं में प्रत्येक रेखा को क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। ठीक, तो इस तरह यहाँ ट्रायंगल में 3 साइडें हैं। ठीक, तो साइड मतलब भुजा के बारे में आप जान गए कि साइड किसे कहते हैं या भुजा किसे कहते हैं। तो कोई भी क्लोज फिगर जो पॉलीगन है वो जितने साइड से मिलके बनी है, मतलब यहाँ जितनी लाइनों से मिलके बनी है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आप बताइए कितनी साइडें हैं, तो टोटल 4 साइडें हैं। ठीक, एक स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन, 3 और 4, तो टोटल 4 स्ट्रेट लाइन है, मतलब 4 साइड है। हर स्ट्रेट लाइन को साइड कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं वर्टेक्स के बारे में। कॉर्नर पॉइंट, कोना क्या होता है। ठीक, तो कोना आप जानते ही हैं, इसको हम कोना कहेंगे, इसको कोना कहेंगे। तो कोने से आप जानते हैं कि जहाँ 2 साइडें मिलती हैं उसे ही हम वर्टेक्स यानी कि कोना कहते हैं। ठीक, तो जहाँ 2 साइड मिलते हैं वहाँ वर्टेक्स बनता है। द पॉइंट्स वेयर 2 साइड मीट्स आर कॉल्ड वर्टिसेस। इसलिए जितनी साइडें होंगी उतने ही वर्टेक्स होंगे। ठीक, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ 2 साइडें मिलती हैं उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितनी साइड हैं, 1, 2 और 3, तो यहाँ 3 साइड हैं, और वर्टेक्स कितने हैं, 1, 2, 3 साइड भी हैं और 3 वर्टेक्स भी हैं। ठीक, अब इस पे बात करते हैं। यहाँ 4 साइडें हैं। ठीक, 4 साइड हैं और 4 वर्टेक्स भी हैं, 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 और 4। ठीक, तो ये बात हमेशा याद रखना कि किसी भी पॉलीगन में जितनी साइडें होती हैं उतने ही वर्टेक्स होंगे। ठीक, अगर 3 साइड हैं तो 3 ही वर्टेक्स होंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टेक्स। किसी भी पॉलीगन में ये रिलेशन होता है कि जितने भी साइड उतने ही वर्टेक्स होंगे। जैसे ट्रायंगल में अगर 3 साइड हैं तो 3 वर्टेक्स है। ठीक, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होता है तो वहाँ 4 वर्टेक्स होते हैं। पेंटागन में 5 साइड होता है तो 5 वर्टेक्स होते हैं। हेक्सागन में 6 साइड होता है तो 6 वर्टेक्स होते हैं। ठीक, अब आते हैं एंगल के बारे में। तो एंगल 2 टाइप का होता है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। किसी भी पॉलीगन में 2 टाइप के एंगल बनते हैं, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। ठीक, तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, जो किसी वर्टेक्स पर एंगल बनता है अंदर की तरफ, उसे हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक, तो ये सब इंटीरियर एंगल हैं जो किसी वर्टेक्स यानी कि कोने पे बनते हैं, वो भी पॉलीगन के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज द एंगल फॉर्म इनसाइड द पॉलीगन, मतलब जो पॉलीगन के अंदर बनता है, एट द वर्टेक्स, जो कि वर्टेक्स मतलब कोने पे बनता है, बिटवीन 2 एडजेसेंट साइड, जो 2 निकटवर्ती मतलब आसपास के साइडों के, बिटवीन 2 एडजेसेंट साइड का मतलब 2 आसपास की साइडों के मध्य में बनता है, बीच में। ठीक, हिंदी भी आप पढ़ सकते हैं। बहुभुज का अंदरूनी कोण मतलब इंटीरियर एंगल वह कोण है जो किसी शीर्ष यानी वर्टेक्स पर 2 सन्निकट मतलब आसपास बगल बगल वाले भुजाओं के बीच में पॉलीगन के अंदर की ओर बनता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 बगल बगल यानी सन्निकट यानी कि एडजेसेंट साइड हैं। ठीक, इन दोनों साइडों के बीच में बनेगा और अंदर की तरफ बनेगा, तो ये इंटीरियर एंगल है। एक इंटीरियर एंगल यहाँ है और एक इंटीरियर यहाँ है। ठीक,
तो अभी आपने जाना कि किसी भी पॉलीगन में जितने वर्टेक्स होते हैं उतनी ही साइडें होती हैं, ठीक। अब आप यहाँ पर ये भी पढ़ रहे हैं कि जो इंटीरियर एंगल होता है वो हर वर्टेक्स पे बनता है। तो अगर 3 वर्टेक्स हैं तो इंटीरियर एंगल भी 3 होंगे, ठीक। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि किसी भी पॉलीगन में जो नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल होता है वो नंबर ऑफ वर्टेक्स के बराबर होता है, और नंबर ऑफ वर्टेक्स नंबर ऑफ साइड के बराबर होता है। इसीलिए तीनों को आप एक साथ बराबर के रिलेशन में लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि हर वर्टेक्स पर एक इंटीरियर एंगल बनता है, इसीलिए जितने वर्टेक्स होंगे उतने ही इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं? जो कोने पे बनता है और 2 एडजेसेंट साइड के बीच में बनता है और अंदर की तरफ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल कहते हैं। और इंटीरियर एंगल हर कोने पे बनता है, हर वर्टेक्स पे बनता है, इसीलिए जितने वर्टेक्स होंगे उतने ही इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक। आइए आगे बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीरियर एंगल क्या होता है, अंदर की तरफ बनता है, ठीक। 2 एडजेसेंट साइड के अंदर की तरफ बनता है और इनके बीचों बीच बनता है। इस एंगल को हम इंटीरियर कहते हैं। अब एक्सटीरियर की बात आती है तो इसको हम एक्सटीरियर कहते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? तो आप देखिए, किसी भी साइड का एक्सटीरियर एंगल, मान लीजिए इस साइड का, आपको ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, इस साइड का अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो किसी भी साइड का एक्सटीरियर एंगल उसके बगल वाले साइड को आगे की तरफ बढ़ाने पर, ठीक, उसके बगल वाले, ये बगल वाला यही है, ठीक। तो बगल वाले साइड को आगे की तरफ बढ़ाने पर ये जो लाइन मिलती है और इन दोनों के बीच के एंगल को हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। आइए इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ लेते हैं। An exterior angle of a polygon is the angle formed outside the polygon at vertex between one side and the extension of its adjacent side. एक्सटेंशन मतलब बढ़ाने पर, बगल वाली साइड को बढ़ा दीजिए तो जो पहली साइड थी और बढ़ी हुई साइड के बीच में जो एंगल बना था उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक। हिंदी में भी बता दें आपको, बहुभुज का बाहरी कोण वह कोण है जो किसी भुजा और उसके बगल वाली भुजा के बढ़ाए गए हिस्से के बीच में बनता है। और कहाँ पर बनता है? वर्टेक्स पर ये भी बनता है, ठीक। तो जितने वर्टेक्स होंगे तो यहाँ पर उतने एक्सटीरियर भी होंगे, ठीक। क्योंकि इंटीरियर भी वर्टेक्स पे बनता है और एक्सटीरियर भी वर्टेक्स पे बनता है, तो दोनों के लिए ये बात ट्रू है कि जितने भी वर्टेक्स होंगे उतने ही इंटीरियर एंगल होंगे और उतने ही एक्सटीरियर एंगल भी होंगे, ठीक। तो यहाँ आपने सीखा कि किसी भी साइड का एक्सटीरियर एंगल क्या कहलाता है? उसके बगल वाली भुजा को आगे बढ़ा दीजिए तो इस साइड और बढ़ी हुई साइड के मध्य में जो एंगल बन रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, ठीक। जैसे मान लो मुझे इसका एक्सटीरियर निकालना है तो इसके बगल वाली भुजा को आगे बढ़ा दीजिए। अब इस साइड और इसके बीच जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, ठीक। तो बहुभुज का बाहरी कोण वह कोण है जो किसी भुजा और उसकी सन्निकट भुजा मतलब बगल वाली भुजा के बढ़ाए गए हिस्से के बीच वर्टेक्स पर पॉलीगन के बाहर की ओर बनता है, ठीक। तो इंटीरियर एंगल अंदर की तरफ बनता है और एक्सटीरियर एंगल बाहर की तरफ बनता है, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं और एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, ठीक। अब आपको मैंने बताया कि जो नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल है और जो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ वर्टेक्स के बराबर होता है। और नंबर ऑफ वर्टेक्स किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ साइड के बराबर। तो आप सबको एक साथ इक्वल के रिलेशन में लिख सकते हैं कि जितनी साइडें होती हैं किसी भी पॉलीगन में, जितनी साइडें होंगी उतने ही वर्टेक्स होंगे, उतने ही इंटीरियर एंगल होंगे और उतने ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। जैसे अगर ट्रायंगल की बात करें तो इसमें 3 साइड हैं तो इसमें 3 वर्टेक्स भी होंगे, ठीक। पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स। और इसमें 3 इंटीरियर एंगल भी होंगे, ठीक। और इसमें 3 एक्सटीरियर एंगल भी होंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक।
इसी प्रकार क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड, 4 वर्टेक्स, 4 इंटीरियर एंगल और 4 एक्सटीरियर एंगल होते हैं। मतलब जितनी साइड उतने वर्टेक्स, उतने इंटीरियर एंगल और उतने ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ठीक। हेक्सागन की बात करें तो इसमें 6 साइड होते हैं, तो जितने साइड उतने ही वर्टेक्स, उतने ही इंटीरियर एंगल, उतने ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो ये बात आपको क्लियर पता चल गई होगी कि किसी भी पॉलीगन में जितनी साइड होती हैं उतने ही वर्टेक्स होते हैं और उतने ही इंटीरियर एंगल होते हैं और उतने ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ठीक। अब आते हैं लीनियर पेयर के बारे में जानते हैं। लीनियर पेयर क्या होता है, इसका यूज अभी आगे पड़ेगा। ठीक। तो लीनियर पेयर क्या होता है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। लीनियर पेयर का मतलब होता है कि अगल बगल के दो एंगल जिनका सम 180 हो, ऐसे एंगल जो अगल बगल हों और उनका योगफल 180 हो, उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक। तो दो सटे हुए एंगल, सटे हुए मतलब अगल बगल यानी एडजेसेंट एंगल, अगर एक सीधी रेखा पर बने हैं, दो अगल बगल वाले एंगल अगर एक सीधी रेखा पर हैं, ठीक, ये पहला एंगल, इसके बगल दूसरा वाला, और दोनों ही सीधी रेखा पर बने हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर कहेंगे। ठीक। सिंपल शब्दों में लीनियर पेयर क्या होता है, एडजेसेंट एंगल आने स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा पर बना हुआ अगल बगल का दो एंगल क्या होता है, क्या कहलाता है, लीनियर पेयर कहलाता है। तो दो सटे हुए कोण अगर सीधी रेखा पर 180 डिग्री बनाते हैं तो उन दोनों कोणों को लीनियर पेयर कहते हैं। इसीलिए किसी लीनियर पेयर के दो कोणों का योग हमेशा 180 होता है। ठीक। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 180 इनका योगफल क्यों हुआ है, क्योंकि एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर बना हुआ एंगल कितना होता है, 180। तो इनको और इनको जब आप ऐड करेंगे तो इनका सम कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक। तो यहाँ पर आपने सीखा लीनियर पेयर किसे कहते हैं। लीनियर पेयर का मतलब दो सटे हुए एडजेसेंट एंगल अगर सीधी रेखा पर बने हैं, अगल बगल के दो एंगल सीधी रेखा पर हैं, तो उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। और लीनियर पेयर का जो एंगल का योगफल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक। अब कंडीशन फॉर लीनियर पेयर क्या होना चाहिए, दोनों कोण अगल बगल होने चाहिए। ठीक। ये नहीं कि एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ कहीं लिए हैं। ठीक। तो दोनों कोण अगल बगल होने चाहिए और दोनों का एक कॉमन आर्म और एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। जैसे ही देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये वाले दो एंगल, पहला एंगल, ये दूसरा एंगल। ठीक। तो ये पहला एंगल है, ठीक, और ये है दूसरा एंगल। तो इनका जो कॉमन आर्म है ये वाला और ये वाला, ये कॉमन आर्म है। ठीक। और इनका एक वर्टेक्स कॉमन है, ये जो वर्टेक्स है। ठीक। तो कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। और नॉन कॉमन आर्म, कॉमन आर्म ये वाला था, गलत बता दिए, ये वाला कॉमन है दोनों में ही। ठीक। कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स। ठीक। ये वर्टेक्स दोनों इसमें भी आ रही है और इस एंगल में भी आ रही है। ठीक। और ये वाली आर्म जो है इस वाले एंगल में भी आ रही है और इस वाले एंगल में भी आ रही है। तो ये कॉमन आर्म है और ये कॉमन वर्टेक्स है। तो जो कंडीशन है, तो दोनों एंगल एडजेसेंट होने चाहिए और दोनों में एक कॉमन आर्म और एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। और जो नॉन कॉमन आर्म है, ये वाली आर्म नॉन कॉमन है। ठीक। ये वाली दोनों में कॉमन नहीं है। तो नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक। एक स्ट्रेट लाइन बनाती हो। तीसरी कंडीशन है कि दोनों एंगल का सम मतलब जोड़ 180 होना चाहिए। ठीक। 180 होता है या होना चाहिए। ठीक। तो अब यहाँ पर आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। कंडीशन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ना, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक। तो लीनियर पेयर के बारे में आपने जाना कि दो एडजेसेंट एंगल होते हैं और स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। एंगल शेयर वन कॉमन आर्म। ठीक। एक कॉमन आर्म होती है और एक कॉमन वर्टेक्स होती है। और जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है और कुल योग दोनों का क्या होता है, 180 होता है। ठीक। तो इसीलिए
लीनियर पेयर के दो कोणों का योग हमेशा 180 होता है। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कोई एंगल है x और ये कोई एंगल है y, तो इन दोनों का योगफल कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। लीनियर पेयर का यूज हम पॉलीगन में कहाँ पर होता है ये सीखेंगे कि लीनियर पेयर पॉलीगन में कहाँ पर और कैसे बनता है। ठीक, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि हर इंटीरियर एंगल के बाहर उसका लीनियर पेयर ही एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक, तो एक्सटीरियर एंगल के बारे में आप जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपने सीखा था कि किसी भी साइड का एक्सटीरियर एंगल उसके बगल वाली साइड को बढ़ाने पर, आगे की तरफ बढ़ाने पर, ठीक, जो एक्सटेंशन साइड है मतलब बढ़ी हुई साइड है और जो पहली साइड है उन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उसे ही हम क्या कहते थे? एक्सटीरियर एंगल कहते थे। ठीक, अब यहाँ एक्सटीरियर एंगल की और एक डेफिनेशन आप जान सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल की जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या है कि हर इंटीरियर एंगल के बाहर इसका लीनियर पेयर मतलब एक सीधी लाइन में इंटीरियर एंगल है, इसका लीनियर पेयर मतलब एक सीधी लाइन बना दीजिए और उसके बगल वाला जो एंगल है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक, तो हर इंटीरियर एंगल के बाहर उसका लीनियर पेयर ही एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप एक्सटीरियर एंगल की दूसरी डेफिनेशन भी जान चुके हैं जो कि लीनियर पेयर के टर्म में है। लीनियर पेयर का मतलब एक सीधी रेखा, अगर अंदर वाला ये वाला एंगल इंटीरियर कहला रहा है, ठीक, तो इसी का लीनियर पेयर क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आइए शुरू से इसको हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज द एंगल फॉर्म आउटसाइड द पॉलीगन एट ए वर्टेक्स बिटवीन वन साइड एंड द एक्सटेंशन ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी साइड और उसके बगल वाली साइड को बढ़ाने पर जो एक्सटेंशन साइड और वन साइड के बीच जो एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल, मतलब बहुभुज का बाहरी कोण। तो बहुभुज का बाहरी कोण वह कोण है जो किसी भुजा और उसकी बगल वाली भुजा के बढ़ाए गए हिस्से के बीच बनता है। ठीक, और पॉलीगन के बाहर की ओर बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर इंटीरियर एंगल के बाहर उसका लीनियर पेयर ही एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। इस बात को मैंने समझा दिया आपको। इसलिए हर वर्टेक्स पर एक इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल भी होता है और ये दोनों लीनियर पेयर होते हैं। ठीक, तो हर वर्टेक्स पर एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल होता है और ये दोनों लीनियर पेयर होते हैं, मतलब इनका सम जो आएगा, इनका योगफल जो आएगा वो 180 डिग्री आएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक इंटीरियर होगा अंदर की तरफ और एक इसका लीनियर पेयर कैसा होगा? इसका लीनियर पेयर होगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी एक इंटीरियर होगा और इसका जो लीनियर पेयर होगा वो एक्सटीरियर होगा। ठीक, तो इसका मतलब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसका यूज हम क्वेश्चन लगाते समय करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप एकदम अच्छे से इस बात को याद कर लीजिए कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये हम बेसिक मेथड एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो इन सब की ज़रूरत नहीं थी, मैं पढ़ाता भी नहीं, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लगवाता। मैं एकदम जीरो लेवल से शुरू करता हूँ किसी भी चैप्टर को और जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी आने लगता है। ठीक, क्योंकि मैं एकदम शुरुआत ही जीरो लेवल से करता हूँ और इतना सब कुछ लिखने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना सब मैंने 33 पेज लिखा है, खुद से ही टाइपिंग की है, खुद से ही मैंने इसको लिखा है। ठीक, तो वीडियो आने में कभी कभार लेट हो सकता है, जैसे एक दिन नहीं आया तो हो सकता है अगले दिन दूसरे दिन आए। ठीक, तो क्योंकि इतना मुझे लिखना पड़ता है। अगर आपको मैं लिखने को दे दूँ इतना सारा 33 पेज तो आपको भी कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे और मुझे लिखना भी है और सोच सोच के लिखना है कि किस चीज़ के बाद कौन सी चीज़ लिखूं। ठीक, और ये सारी चीज़ें मैं किसी मतलब बुक तो देखा हूँ अपना नोट्स से तो मैं लिखा ही हूँ, लेकिन मैंने खुद से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप मत समझिएगा कि मैंने बुक से किसी से छापी हुई हैं। कुछ ही चीज़ें हैं जो जैसे कोई डेफिनेशन हो गई उसको मैंने बुक से देख करके लिखा है
बाकी चीज़ें मैंने खुद से डिज़ाइन की हैं, और किस टाइप के बाद किस टाइप को रखना है ये सोचने में बहुत दिमाग का दही बन जाता है बहुत। तो इसमें मुझे बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है कि जैसे वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए आप लोगों का सपोर्ट रहना चाहिए। आप मतलब आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि वीडियो अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कि इस पर काम चालू है, ठीक। तो ये सब मैंने टाइप करने में या इसको लिखने में मुझे दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत खाली वहाँ आती है कि किस चीज़ को लिखना है और किसके बाद कौन सा टाइप लिखना है, ठीक। जैसे ये लाइन मुझे यहाँ पे ऐड करनी थी, तो यहाँ पर मुझे हर एक चीज़ को दिमाग में सोच करके ऐड करना पड़ रहा था कि ताकि एक सबसे कमज़ोर बच्चा भी इस चैप्टर को या किसी भी चैप्टर को समझ पाए, ठीक। बाकी आप किसी भी बुक में आप पढ़ेंगे तो बस इतनी ही डेफिनेशन दे दी रहेगी और काम ख़त्म, ठीक। और मैं अपनी तरफ से हर चीज़ को जोड़ करके उसको बढ़िया बनाने की कोशिश करता हूँ, बस उसी में मेरा टाइम चला जाता है, ठीक। अब आइए हम इसके बाद आगे पढ़ते हैं। ये वाला हो चुका, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना होता है, 180 होता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एट ईच वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगन द इंटीरियर एंगल इनसाइड द पॉलीगन एंड द एक्सटीरियर एंगल आउटसाइड द पॉलीगन फॉर्म ए लीनियर पेयर। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं कि किसी भी वर्टेक्स पर पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल बनता है और बाहर की तरफ एक एक्सटीरियर एंगल बनता है, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं, और दोनों का सम जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इस बात को आप जान चुके हैं कि किसी भी पॉलीगन के अंदर एक इंटीरियर होता है, एक एक्सटीरियर होता है, और दोनों लीनियर पेयर होते हैं, और दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक। अब आपको यहाँ पे देखना है कि हर वर्टेक्स पर एक इंटीरियर एंगल बनता है, इसीलिए जितने वर्टेक्स होते हैं उतने ही इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक। अब हर इंटीरियर एंगल के बाहर उसका लीनियर पेयर ही एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, इसीलिए हर वर्टेक्स पर एक एक्सटीरियर एंगल भी होगा, इसीलिए जितने वर्टेक्स होंगे उतने ही एक्सटीरियर एंगल भी होंगे। इसीलिए आप किसी भी पॉलीगन के केस में आप ये वाला रिलेशन लिख सकते हैं कि जितने साइड उतने ही वर्टेक्स, उतने ही इंटीरियर एंगल और उतने ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस पॉलीगन की बात करूं, इसमें 4 साइड हैं, तो आपको पता है कि जितने भी साइड उतने ही वर्टेक्स, उतने ही इंटीरियर एंगल और उतने ही एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, ठीक। तो ये रिलेशन जो है इक्वल का, ये इस बात को आप ध्यान रखना कि किसी भी पॉलीगन के अंदर जितनी साइडें होती हैं उतने ही वर्टेक्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल होते हैं और उतने ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो पॉलीगन 2 टाइप का होता है, एक रेगुलर पॉलीगन और एक इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइडें बराबर हों, जैसे अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का हो और ये भी 3 सेंटीमीटर का हो, ठीक। तो ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइडें इक्वल लेंथ की हों, जिसके सभी एंगल इक्वल हों, जैसे अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 हो और ये भी 60 हो, ठीक। जिसके सभी इंटीरियर एंगल भी सेम हो और जिसके सभी एक्सटीरियर एंगल भी सेम हो। अगर ये 120 है तो ये भी 120 हो और ये भी 120 हो, ठीक। तो किसी भी पॉलीगन को अगर आप रेगुलर पॉलीगन बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस पॉलीगन की सभी साइडें बराबर हैं, ठीक। उस पॉलीगन की सभी साइडें बराबर हैं और उस पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल बराबर हैं और उस पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर हैं, ठीक। तो ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइडें बराबर हों, सभी एंगल बराबर हों, चाहे वो इंटीरियर वाले हों चाहे वो एक्सटीरियर वाले हों, अगर सारे एंगल और सारी साइडें बराबर हैं तो ऐसा पॉलीगन क्या कहलाता है, रेगुलर पॉलीगन, यानी कि समान बहुभुज। रेगुलर का मतलब समान, तो समान का मतलब जिसकी सारी चीज़ें समान मतलब इक्वल हों, ठीक। अब यहाँ समान का मतलब वो मत समझ लीजिएगा कि लगेज मतलब सामान कोई कपड़ा लगता है,
कोई समान है, यहाँ समान का मतलब है इक्वल, ठीक। नहीं तो आप बहुभुज को एक समान समझ के। अब यहाँ पर आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। पॉलीगन इज कॉल्ड रेगुलर इफ ऑल साइड एंड ऑल इंटीरियर एंगल आर इक्वल एंड ऑल एक्सटीरियर एंगल आर आल्सो इक्वल, ठीक। किसी भी पॉलीगन की सभी भुजाएं और इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, अंदरूनी कोण, और सभी बाहरी कोण यानी एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, समान बहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन कहते हैं, ठीक। जैसे रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, हिंदी में समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों की तीनों साइडें इक्वल होती हैं, तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं 60-60 डिग्री के, ठीक। दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हैं स्क्वायर। स्क्वायर आप जानते होंगे कि स्क्वायर की सभी साइडें बराबर होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो सारे के सारे 5 सेंटीमीटर होते हैं, और सारे अंदर वाले एंगल भी बराबर होते हैं 90 डिग्री के, ठीक। इसके बाद आप अगला एग्जांपल दे सकते हैं रेगुलर हेक्सागन, ठीक, समान षटभुज। इसमें भी जो 6 साइडें होती हैं सबकी सब बराबर होती हैं, 6 के 6 एंगल भी बराबर होते हैं, 120 डिग्री ईच होता है, ठीक। तो रेगुलर पॉलीगन आपको समझ में आया होगा। ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी चीज़ें बराबर, सारे एंगल सारे साइड बराबर हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन कहते हैं, ठीक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है कि इनकी सभी साइडें बराबर होती है, सभी इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं और सभी एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्वायर है, तो ये एक तरह का रेगुलर पॉलीगन है, ठीक। इसके बाद आते हैं हम इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक। इर्रेगुलर पॉलीगन का मतलब जिसकी सारी साइडें अनइक्वल हों या कोई भी एक साइड अनइक्वल हो। मान लीजिए 2 साइड इक्वल है 3-3, और जो तीसरा साइड हो गया वो 5 सेंटीमीटर का हो गया, या तीनों के तीनों अलग अलग है 3, 4, 5, ठीक। मतलब कोई भी एक साइड डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट लेंथ की होनी चाहिए, या कोई भी एक एंगल डिफरेंट होना चाहिए, ठीक। तो ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइडें या एनी वन ऑफ ऑल साइड, ठीक, डिफरेंट हो या नॉट इक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अगर किसी पॉलीगन की भुजाएं बराबर ना हो, कोण बराबर ना हो, तो उसे हम असमान बहुभुज यानी कि इर्रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये दोनों को आपको बराबर दिखाई दे रहा है, मान लो 5-5 दिखाई दे रहा है, अंदाज़ा लगाकर अगर आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये बराबर लग रहा है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है। अगर ये 3 होगा तो ये 6 होगा, ठीक, या कुछ भी होगा, लेकिन इससे ज़्यादा होगा। मतलब सारी की सारी आपस में इक्वल नहीं है, सारी साइडें इक्वल नहीं है, इसीलिए ये क्या है, इर्रेगुलर पॉलीगन है, ठीक। अब यहाँ एग्जाम्पल ऑफ इर्रेगुलर पॉलीगन, स्केलिन विषमबाहु ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषमबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हों, ठीक। विषम मतलब अलग अलग हों। तो यहाँ मान लो ये 3 है और ये 5 है, तो ये 7 है, ठीक। तो ये सारी की सारी भुजाएं अलग अलग हैं, तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक। रेक्टेंगल की बात करें अगर, तो रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन चारों को देखा जाए तो चारों में से मान लीजिए ये 10 है, ये 5 है, ठीक। तो कोई भी अगर एक साइड अगर अनइक्वल लेंथ की है तो उसे हम इर्रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो ये भी एक तरह से इर्रेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि सारी साइडें इक्वल नहीं हैं। 2 साइडें ऐसी हैं जो हट करके हैं। 5 मान लीजिए 5 है तो ये 5 से हट करके है 10 है। 5 होता तो ये भी क्या हो जाता, रेगुलर हो जाता, ठीक। तो प्रॉपर्टी ऑफ इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है कि साइड में भी अनइक्वल, ठीक, एंगल में भी अनइक्वल, ठीक, और एक्सटीरियर एंगल आर नॉट इक्वल, ठीक। मतलब साइड में भी अनइक्वल, मतलब अगर साइड अनइक्वल हो सकती हैं, यहाँ पर आप इसका अर्थ ये भी समझ सकते हैं कि अगर साइड इक्वल नहीं भी, अगर इक्वल हैं भी,
ठीक। तो हो सकता है एंगल इक्वल ना हो, ठीक। साइड में भी लिखा है, में भी का मतलब अनइक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर अनइक्वल हुआ तब तो पक्का इरेगुलर कहलाएगा, लेकिन अगर अनइक्वल नहीं हुआ तो हो सकता हो एंगल उसके अनइक्वल हों, उस वजह से उसको इरेगुलर कहा जाता है, ठीक। तो या तो एंगल अनइक्वल हों, या तो साइड अनइक्वल हों, या तो दोनों के दोनों अनइक्वल हों, तब भी हम इसको इरेगुलर पॉलीगन बोलेंगे, ठीक। अब रेगुलर वर्सेस इरेगुलर का डिफरेंस टेबल आप याद कर लीजिए, देख लीजिए, याद नहीं करना आपको। डेफिनेशन इसकी क्या है, रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, सारी साइडें बराबर, सारे इंटीरियर एंगल बराबर और सारे एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है कि या तो सारी साइडें अनइक्वल होंगी, या तो सारे एंगल अनइक्वल होंगे, या तो दोनों साइड और एंगल दोनों के दोनों अनइक्वल होंगे, ठीक। तो उसे हम इरेगुलर पॉलीगन कहेंगे, ठीक। साइड के बारे में, ऑल साइड रेगुलर पॉलीगन के केस में सभी साइडें बराबर होती हैं और यहाँ साइडें अनइक्वल होती हैं। एंगल क्या होता है, सारे के सारे एंगल, चाहे वो इंटीरियर वाले हों चाहे एक्सटीरियर वाले हों, सब के सब इक्वल होते हैं। किस केस में, रेगुलर के केस में। और इरेगुलर के केस में अलग अलग होते हैं, अनइक्वल होते हैं, ठीक। इसके एग्जाम्पल की बात करें रेगुलर की, तो आप क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर हेक्सागन। और इसका एग्जाम्पल देना हो तो क्या दे सकते हैं, स्केलिन ट्रायंगल, रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम, ठीक। विषम बाहु त्रिभुज, आयत, सबलम चतुर्भुज। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए यन, ठीक। यन भुजाओं वाले पॉलीगन के सभी अंदरूनी कोणों का योगफल क्या होता है, ठीक। तो अगर किसी पॉलीगन में यन भुजाएं हैं, यन साइड हैं, तो सभी इंटीरियर एंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ साइड मतलब भुजाओं की संख्या है। और आप ये भी जानते हैं कि जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही एंगल होते हैं, उतने ही वर्टेक्स होते हैं, ठीक। और उतने ही इंटीरियर एंगल होते हैं और उतने ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ठीक। तो अगर आपको भुजाओं की संख्या ना दे करके वर्टेक्स की भी संख्या दे दें, तब भी आप n की वैल्यू पता कर सकते हैं। मान लीजिए लिखा है कि किसी पॉलीगन में वर्टेक्स की संख्या 5 है, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 5 है। क्योंकि n का मतलब चाहे आप भुजाओं की संख्या कहो उसको भी n कहेंगे, चाहे आप वर्टेक्स की संख्या कहो उसको भी n कहेंगे, चाहे आप एंगल की संख्या कहो उसको भी n कहेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पॉलीगन में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही एंगल होते हैं और उतने ही वर्टेक्स होते हैं, ठीक। तो इफ ए पॉलीगन हैज n साइड देन द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बराबर n-2 इंटू 180, ठीक। किसी भी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ठीक। जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ साइड भी हो सकता है, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। क्योंकि पॉलीगन में जितनी साइड होंगी उतने ही वर्टेक्स, उतने ही इंटीरियर एंगल और उतने ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। ये सब मैंने खुद से लिखा है ताकि आपको बाद में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो ये सब लिखने में, डिज़ाइन करने में किसके बाद क्या लिखना है, किसके बाद सम लिखना है, कब हमको रेगुलर पॉलीगन के बारे में बताना है और रेगुलर पॉलीगन के बारे में कौन सा टॉपिक ऐड करना है, सम वाला ऐड करें कि ईच इंटीरियर एंगल वाला ऐड करें, ये सब डिज़ाइन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट आता है, ठीक। तो फार्मूला क्या हो गया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का n-2 इंटू 180, ठीक। मान लीजिए आपको पूछा जाए कि ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों, इंटीरियर का मतलब अंदर वाले कोणों का योगफल बताओ, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम बताओ, तो यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे n-2 इंटू 180 और यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखेंगे, ट्रायंगल में कितनी साइडें होती हैं, 3, तो यहाँ n की वैल्यू 3 रखोगे और यहाँ पर जब फार्मूला लगाओगे तो 3 - 2 1 इंटू 180 कितना होगा, 180। तो इस बात को आपको याद रखना है कि ट्रायंगल के अंदर तीनों अंतः कोणों मतलब अंदर वाले कोणों मतलब इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है,
180 डिग्री होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक। जिनको नहीं याद है वैसे सबको लगभग याद होता है। अगर आपको नहीं याद है तो आपको याद करना है कि ट्रायंगल के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल में आप जब फार्मूला लगाएंगे तो n की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 - 2 × 180, तो 4 - 2 2, 18 दूनी 36, 360 आएगा। इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल के सभी अंतःकोण हैं 4 के 4 इंटीरियर एंगल हैं, अगर इनका सम करोगे मतलब जोड़ोगे तो सभी को जोड़ने पर कितना आएगा, 360 आएगा। इस बात को भी आपको याद रखना है। अगर आपको याद नहीं है तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में इसका यूज होगा, ठीक। कि ट्रायंगल के सभी अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल के सभी अंतःकोणों का योगफल 360 होता है, और पेंटागन के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 540 यानी 540 होता है। ये तीनों के तीनों आपके ज़बान पे याद होना चाहिए कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180, क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 और पेंटागन के पांचों इंटीरियर एंगल का सम 540 होता है, ठीक। अब आते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। ये दोबारा से तो नहीं लिख दिए, नहीं, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पर था सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक। अब हम बात करते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ठीक। तो इसके लिए पहले मैं आपको डायग्राम से समझा दूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैं डायग्राम बना दूँ। मान लीजिए ये इक्विलैटरल यानी समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का आपको याद है कि सभी के सभी अंदर वाले कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, ठीक। अब अगर मैं इसका बाह्य कोण बनाऊँ, एक्सटीरियर एंगल बनाऊँ, तो आप जानते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर आपस में क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। मतलब दोनों का सम जो होता है 180 होता है। तो अगर ये पूरा 180 होता है तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 120, ठीक। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 120, और अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 120। अगर हम सभी बाहर वाले एंगल यानी एक्सटीरियर एंगल का योगफल निकालें तो 120 प्लस ये वाला 120 प्लस ये वाला 120, 3 एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो तीनों का सम अगर मैं निकालूं तो 12 12 24 12 36 और 360 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रायंगल के अगर अंदर वाले कोणों के योगफल की बात करें तो 60 60 120 120 60 180, ठीक। तो ट्रायंगल के अंदर वाले तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और अगर हम बात करें ट्रायंगल के बाहर वाले तीनों एंगल का योगफल कितना होता है, तो 360 होता है, ठीक। अब अगर हम बात करें कि एक मैं अगर क्वाड्रिलेटरल बनाऊं तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये 90 होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, और ये भी 90 डिग्री होता है, ठीक। तो इनके अंदर वाले जो एंगल होते हैं उनका योगफल कितना होता है, अभी आपने याद किया 360 होता है। और नहीं भी याद है तो आप जोड़ करके निकाल सकते हैं, ऐड करके 90 90 180 और यहाँ भी 180, तो 18 दूनी 36 360, ठीक। अब हम बाहर वाले एंगल का योगफल अगर निकालना चाहें तो हम इसका एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे। और हम जानते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर आपस में लीनियर पेयर होते हैं। तो अगर लीनियर पेयर हैं तो लीनियर पेयर का सम होता है 180। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तभी 180 हो पाएगा, ठीक। तो बाहर बाहर वाले कितने आ रहे हैं, 90 90 ये भी आ रहे हैं, ठीक। तो अगर हम बाहर बाहर वालों का सम निकालें तो 90 + 90 + 90 + 90, 4 एक्सटीरियर एंगल होंगे, क्योंकि 4 साइड हैं तो 4 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे, ठीक। इनका सम निकालोगे तो कितना आएगा, 360 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए कि चाहे ट्रायंगल हो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम हमने जब निकाला तो वो भी 360 आया,
और जब हमने क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का जब हमने एक्सटीरियर एंगल का सम निकाला तो वो भी 360 आया। इसी तरह जब हम पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल का सम निकालेंगे तो उसका भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 आएगा, और हेक्सागन का जब निकालेंगे तो उसका भी 360 आएगा। मतलब कि पॉलीगन चाहे जैसा हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा सेम ही आता है, और वो भी कितना आता है 360, जबकि इंटीरियर एंगल बदलता रहता है। वो पॉलीगन के टाइप पर डिपेंड करता है कि पॉलीगन कैसा है, ट्रायंगल है या क्वाड्रिलेटरल है। तो इंटीरियर एंगल नंबर ऑफ साइड पर डिपेंड करता है, जबकि एक्सटीरियर एंगल नंबर ऑफ साइड पर डिपेंड नहीं करता। वो सभी पॉलीगन, चाहे दुनिया का कोई भी पॉलीगन हो, चाहे उसमें 1000 साइड हो, चाहे उसमें 10 लाख साइड हो, अगर कोई आपसे पूछे कि उसके एक्सटीरियर एंगल का सम बताओ तो आप डायरेक्ट बता देना 360, ठीक। लेकिन अगर इंटीरियर एंगल का पूछे तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा n-2 इंटू 180 वाला फार्मूला लगा के, तब आप बताएंगे कि उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा। लेकिन एक्सटीरियर एंगल के केस में आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना है। आपसे जो भी मर्जी किसी भी टाइप का पॉलीगन हो, उसमें कितनी भी भुजाएं हों, अगर आपसे एक्सटीरियर एंगल का सम पूछा है तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं 360, ठीक। तो यही बात आपको यहाँ पे सीखनी थी कि किसी भी पॉलीगन में चाहे कितनी भी भुजाएं हों, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 आता है, ठीक। नो मैटर हाउ मेनी साइड ए पॉलीगन हैज, द सम ऑफ ऑल इट्स एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360, ठीक। तो इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला कुछ भी नहीं है, खाली आपको याद रखना है 360 हमेशा होता है, पॉलीगन चाहे जैसा हो, ठीक। जैसे ट्रायंगल का अगर पूछा जाए एक्सटीरियर एंगल का सम बताओ, मतलब बाह्य कोणों का योगफल बताओ, तो आपका आंसर हमेशा 360 बताना है। स्क्वायर का पूछे हमेशा 360, पेंटागन का पूछे हमेशा आंसर आपका 360 ही देना है, ठीक। अब यहाँ पर पॉलीगन एंगल टेबल की बात करें तो यहाँ पर आप एकदम अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम बताना चाहें तो इसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा n-2 इंटू 180, और फिर जो आएगा वह हम बताएंगे कि 180 आया, ठीक। लेकिन अगर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल पूछे तो कोई फार्मूला नहीं, डायरेक्ट आंसर 360, ठीक। क्वाड्रिलेटरल का पूछे सम ऑफ इंटीरियर एंगल बताओ, फार्मूला लगाओगे, जो आएगा वो आंसर दोगे, 360 आएगा, तो 360 इसका आंसर होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल का। लेकिन अगर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए क्वाड्रिलेटरल का तो आपको कोई फार्मूला नहीं, डायरेक्ट आंसर बताना है 360। इसी तरह पेंटागन का पूछे तो n-2 इंटू 180 करके निकालोगे, जो आएगा वो आंसर बताओगे। लेकिन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के केस में कोई फार्मूला नहीं, डायरेक्ट आंसर 360 आएगा, ठीक। हेक्सागन के केस में अगर आपसे पूछा जाए इंटीरियर एंगल का सम बताओ तो आप n-2 इंटू 180 करके बताओगे। लेकिन अगर एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए, इसका एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आएगा, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें कोई फार्मूला भी वैसे नहीं होता है, डायरेक्ट आंसर होता है 360, ठीक। इसी तरह हेप्टागन के इंटीरियर एंगल का सम फार्मूला लगाना पड़ेगा, जबकि एक्सटीरियर का डायरेक्ट आंसर 360। ऑक्टागन के केस में इंटीरियर के लिए फार्मूला, लेकिन एक्सटीरियर के लिए कोई फार्मूला नहीं, डायरेक्ट आंसर 360। नोनागन के लिए इंटीरियर एंगल का सम पूछे तो फार्मूला लगाओगे n-2 इंटू 180 वाला, और एक्सटीरियर का पूछे तो डायरेक्ट 360। डेकागन का पूछे तो n-2 फार्मूला लगाओगे, लेकिन अगर एक्सटीरियर का पूछे तो डायरेक्ट आंसर 360, ठीक। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसा पॉलीगन बताओ जिसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल दोनों की वैल्यू सेम हो यानी इक्वल हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगन है जिसका इंटीरियर एंगल का सम और एक्सटीरियर एंगल का सम दोनों के दोनों इक्वल हैं। बाकी कोई भी पॉलीगन आप नहीं देख सकते जिनका बराबर आए, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि ऐसा पॉलीगन बताओ जिसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल दोनों की वैल्यू इक्वल हो, तो वो पॉलीगन कौन सा है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, ठीक।
अब आते हैं ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन। ठीक, अब पॉलीगन के बारे में आप जानते हैं कि रेगुलर होता है और इर्रेगुलर, दो टाइप का पॉलीगन होता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको सीखना है, यहाँ पर मैं डायग्राम से पहले मैं सिखाऊं, ये हैं अंदर वाले एंगल। ठीक, अगर तीनों एंगल का आप सम कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, मतलब सभी अंतःकोणों का योग। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये वाला एंगल बताओ, कोई पर्टिकुलर एंगल पूछा जा रहा है, तो उसको आप कहेंगे ईच इंटीरियर एंगल। ठीक, मतलब कोई एक आपको बताना है तो उसका फार्मूला क्या होगा वही हमको सीखना है। ईच मतलब कोई एक एंगल अगर आपको बताना हो, चाहे इंटीरियर बताना हो चाहे एक्सटीरियर बताना हो, किसमें, रेगुलर पॉलीगन में अगर आपको बताना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हम इसको सीखेंगे। ठीक, तो ईच इंटीरियर एंगल और सम ऑफ इंटीरियर एंगल में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का मतलब सभी के सभी इंटीरियर एंगल का आपको योगफल बताना है, और जबकि ईच इंटीरियर एंगल मतलब कोई एक इंटीरियर, तीनों में से कोई एक बताना है। जैसे ट्रायंगल है तो इन तीनों में से कोई एक इंटीरियर एंगल अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ईच इंटीरियर एंगल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल के बारे में। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल के बारे में, और किस में, रेगुलर पॉलीगन में। ठीक, तो रेगुलर पॉलीगन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटीरियर एंगल के बारे में। ठीक, तो रेगुलर पॉलीगन में सभी साइडें बराबर होती हैं और सारे एंगल बराबर होते हैं। ठीक, तो ईच इंटीरियर एंगल के लिए आप क्या कह सकते हैं, टोटल इंटीरियर एंगल का सम डिवाइड बाई n। ठीक, मतलब टोटल जो सम आया है उसमें आप n से डिवाइड कर दो तो ईच इंटीरियर एंगल पता चल जाएगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन अगर है तो सभी के सभी बराबर होंगे। अगर ये x है तो ये भी x और ये भी x होगा, तो तीनों का जब सम करोगे तो 3x आएगा, x प्लस x, और तीनों का सम होता है n-2 इंटू 180। तो अगर x की वैल्यू मतलब किसी एक एंगल की वैल्यू निकालनी है तो n-2 इंटू 180/3, और 3 क्या है, नंबर ऑफ साइड। ठीक, तो यानी कि हम अगर हमको कोई एक इंटीरियर एंगल निकालना है तो हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। ठीक, और किसको डिवाइड करोगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल को। ठीक, कुल इंटीरियर एंगल के योग को आप किससे डिवाइड करोगे, भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर दोगे, तो आपको ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे स्क्वायर के केस में अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रत्येक ईच एंगल इंटीरियर एंगल कितना होता है, तो उसके लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब n-2 इंटू 180 मतलब 360 में आप भुजाओं की संख्या यानी 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो प्रत्येक अंतःकोण है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। ठीक, इसी तरह पेंटागन के केस में आप निकाल सकते हैं 108 डिग्री। अब हम बात करते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन। ठीक, तो रेगुलर पॉलीगन में सभी इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, सभी एक्सटीरियर बराबर होते हैं। तो जैसे कि अगर यहाँ पे एक्सटीरियर की बात करें, अगर ये y है तो ये भी y होगा और ये भी y होगा, और तीनों का अगर मैं सम पूछूं तो 3y बताओगे, और टोटल कितना होता है, 360 हमेशा होता है एक्सटीरियर का सम। तो यहाँ से अगर हमको y बताना हो तो 360/3, यानी कि n क्या है, यहाँ n की वैल्यू 3 है तो 3 की जगह आप n भी रख सकते हो। इसका मतलब अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में अगर आपसे पूछे ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है तो आप क्या करेंगे, 360 में भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है ईच एक्सटीरियर एंगल का, 360/n। ठीक, जैसे स्क्वायर के केस में अगर मैं पूछूं कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, तो आप हमेशा किसको डिवाइड करेंगे, 360 को, और किससे, भुजाओं की संख्या से। ठीक, पेंटागन की बात करें तो इसमें भी 360 को आप भुजाओं की संख्या से डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा हर एक्सटीरियर एंगल। ठीक, तो यहाँ पर आप रेगुलर पॉलीगन के केस में आप देख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर पूछें तो n-2 इंटू 180। ठीक, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल पूछे तो हमेशा
360 किसी भी तरह का पॉलीगन हो। ठीक, तो अगर ईच इंटीरियर एंगल पूछा है तो n से डिवाइड करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा है तो भी n से डिवाइड करना है, लेकिन किसको, यहाँ पे 360 को और यहाँ पे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल को। ठीक, तो ये चारों फार्मूले आपको ज़बान पर याद होने चाहिए कि रेगुलर पॉलीगन मतलब ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइडें और सभी एंगल इक्वल होते हैं। उस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बताओ तो फार्मूला क्या होगा, n-2 × 180। अगर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए तो चाहे जैसा मतलब चाहे पेंटागन हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे मतलब कितनी भी साइडें हों, हमेशा एक्सटीरियर एंगल का सम जो आएगा वो 360 आएगा। ठीक, अब अगर ईच इंटीरियर एंगल की बात करें तो n-2 × 180/n मतलब n से डिवाइड करना है आपको, किसको, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल को। और अगर ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए तो आप सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ साइड यानी भुजाओं की संख्या से, यानी कि n से। ठीक, तो यहाँ पर एक नोट करके मैंने लिखा है कि रेगुलर पॉलीगन में सभी साइड और सभी एंगल बराबर होते हैं, इसलिए ईच एंगल का फार्मूला निकल जाता है। ठीक, लेकिन यहीं पर अगर इर्रेगुलर पॉलीगन होता तो ये दोनों फार्मूले आप नहीं बता पाते, बाकी ये दोनों तो बता ले जाते, लेकिन ये दोनों फार्मूले नहीं बता पाते, क्योंकि सभी के सभी जब इक्वल नहीं हैं, मान लीजिए ये x है, ये y है, ये z है, तो आप उस केस में ईच इंटीरियर एंगल या ईच एक्सटीरियर एंगल नहीं बता पाएंगे। ठीक, जैसे अभी हम इसको पढ़ भी रहे हैं, चलिए देखते हैं कि ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल इर्रेगुलर पॉलीगन में हम के लिए हम क्या करेंगे निकालने के लिए। तो अभी मैं आपको ऐसे शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि इर्रेगुलर पॉलीगन में हम निकाल ही नहीं सकते ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर। आइए इस बात को हम समझते हैं कि क्यों नहीं निकाल सकते। इर्रेगुलर पॉलीगन में सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर नहीं होते, इसलिए नो फार्मूला फॉर ईच इंटीरियर एंगल, क्योंकि सभी इंटीरियर एंगल बराबर नहीं होते। किस केस में, इर्रेगुलर पॉलीगन के केस में। तो अगर आपका इर्रेगुलर पॉलीगन के केस में बराबर नहीं होंगे, मान लो ये x है तो ये y है, ये z है, तीनों का योगफल कितना आएगा, x + y + z, और तीनों का सम का फार्मूला क्या होता है, n-2 × 180। यहाँ पर कुछ जुड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि सब के सब अनइक्वल हैं। वहाँ पर क्या था, तीनों के तीनों इक्वल थे, x + x + x, तो इसलिए 3x आ जाता था और 3 से उधर डिवाइड हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है। इर्रेगुलर पॉलीगन के केस में ईच इंटीरियर एंगल का कोई फार्मूला नहीं है, और इसी तरह ईच एक्सटीरियर एंगल का भी कोई फार्मूला नहीं है। ठीक, नो फार्मूला फॉर ईच एक्सटीरियर एंगल इन केस ऑफ इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक, इर्रेगुलर पॉलीगन में सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर नहीं होते, इसीलिए कोई भी फार्मूला नहीं है। ठीक, अब ये फार्मूला बॉक्स आपको इर्रेगुलर पॉलीगन के केस में देखना है। अगर आपको इर्रेगुलर पॉलीगन दिया है और पूछ रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल बताओ, तो आप बताएंगे n-2 × 180n। ठीक, मतलब ये वाला फार्मूला चाहे रेगुलर पॉलीगन हो चाहे इर्रेगुलर पॉलीगन हो, दोनों के केस में लगा सकते हैं आप। ठीक, अगर आपसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल पूछा जाए तो चाहे रेगुलर पॉलीगन दिया हो चाहे इर्रेगुलर, उससे कोई मतलब नहीं, आपको हमेशा लगाना है n-2 × 180। इसी तरह सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल पूछा है तो चाहे रेगुलर हो चाहे इर्रेगुलर हो, हमेशा क्या बताओगे, 360। ठीक, लेकिन अगर ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए तो इसका कोई फार्मूला नहीं है, जबकि रेगुलर के केस में फार्मूला है इसका, n-2 × 180/n। ठीक, अब इर्रेगुलर के केस में ईच एक्सटीरियर एंगल का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन रेगुलर के केस में इसका फार्मूला है 360/n। ठीक, तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि ये दो फार्मूले चाहे रेगुलर हो चाहे इर्रेगुलर हो हमेशा काम करेगा, लेकिन ये वाले फार्मूले केवल और केवल रेगुलर पॉलीगन के केस में काम करेंगे, क्योंकि इर्रेगुलर के केस में इन दोनों का कोई फार्मूला नहीं होता है। समझ गए? तो यहाँ से आपने इस बात को समझा कि चाहे आपका रेगुलर पॉलीगन हो या इर्रेगुलर पॉलीगन हो, जो सम ऑफ इंटीरियर और सम ऑफ एक्सटीरियर का फार्मूला है वो हमेशा काम करेगा, चाहे जैसा है। यह नियम रेगुलर और इर्रेगुलर दोनों पॉलीगन पर लागू होता है।
लेकिन ईच एक्सटीरियर एंगल और ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला केवल और केवल रेगुलर पॉलीगन के लिए लगता है। दिस फार्मूला इज ट्रू ओनली फॉर रेगुलर पॉलीगन। ठीक, दिस फार्मूला इज ट्रू ओनली फॉर रेगुलर पॉलीगन एंड नॉट ट्रू फॉर इरेगुलर पॉलीगन। ठीक, एंड दिस फार्मूला इज आल्सो ट्रू ओनली फॉर रेगुलर पॉलीगन एंड नॉट ट्रू फॉर इरेगुलर पॉलीगन। ठीक, अब अगला कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ डायगोनल, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ने के बाद फिर हम टाइप वाइज क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें कुल मिला के 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो हम टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे। अभी हम ये डायगोनल के बाद हमारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा, फिर हम टाइप 1 से इस क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। ठीक, और टोटल 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपके मतलब किसी भी एग्ज़ाम के 8 ही टाइप है। कोई ज़रूरी नहीं है यूपीएसआई का ही आप दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं एसएससी सीजीएल या कोई भी एग्ज़ाम, 8 ही टाइप के टोटल इस चैप्टर में क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक, तो आप कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो आपका सारा एग्ज़ाम इससे कवर हो जाएगा, क्योंकि मोर देन 8 टाइप इस चैप्टर में क्वेश्चन ही नहीं है। तो अगर ये चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट माना जाएगा। इसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, नंबर ऑफ डायगोनल की बात करें इन रेगुलर पॉलीगन, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, n(n-3/2), जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ साइड है। बस इतना ही आपको याद रखना है। और एक बात यहाँ पे और याद रखना है कि ऐसा पॉलीगन जिसमें डायगोनल नहीं होता है, तो इसके लिए ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें डायगोनल नहीं होता है। ठीक, अब आइए इसको शुरू से मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपका कुछ छूटे ना। क्वेश्चन है व्हाट इज डायगोनल। डायगोनल क्या है? ठीक, तो डायगोनल क्या है? ये डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगन। डायगोनल वह रेखा है जो किसी पॉलीगन के 2 नॉन एडजेसेंट शीर्षों को जोड़ती है। जैसे नॉन एडजेसेंट मतलब जो अगल बगल नहीं है, तो अगर ये वाला है और ये वाला अगल बगल नहीं है, ठीक, ऐसे वर्टेक्स जो अगल बगल ना हो उनको जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है? डायगोनल कहलाती है। ठीक, जैसे स्क्वायर के केस में कितने डायगोनल बनेंगे? 2 डायगोनल बनेंगे। ठीक, इसी तरह पेंटागन के केस में 5 डायगोनल बनेंगे। और डायगोनल निकालने का फार्मूला क्या है? n(n-3/2), जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड है। जैसे अगर हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के लिए निकालें, चतुर्भुज में कितने डायगोनल होंगे, तो n की वैल्यू आपको 4 पुट करनी पड़ेगी। 4 3/2, तो 4 × 1/2, 2 से 2 काटोगे तो नंबर ऑफ डायगोनल इन क्वाड्रिलेटरल कितने आएंगे? 2 आएंगे। ठीक, तो डायगोनल का फार्मूला आपको एकदम जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर, हमेशा फार्मूला दोनों के केस में सेम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ डायगोनल साइड की संख्या पर डिपेंड करता है। साइड इक्वल है या इक्वल नहीं है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक, बस केवल इससे मतलब है कि उसके अंदर कितने साइड हैं। वो रेगुलर वाला साइड है कि इरेगुलर का साइड है, उससे कोई मतलब नहीं। वो साइड बराबर है या बराबर नहीं है, उससे नहीं मतलब है। केवल नंबर ऑफ साइड पर डिपेंड करता है डायगोनल। इसलिए फार्मूला चाहे आपको रेगुलर के लिए निकालना हो डायगोनल, चाहे इरेगुलर पॉलीगन के लिए निकालना हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला है। ठीक, जैसे क्वाड्रिलेटरल का आपको निकालना है, यहाँ पर पेंटागन n की वैल्यू 5 रखोगे 5 आएगा। ठीक, हेक्सागन के लिए n की वैल्यू 6 रखोगे, आंसर 9 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपने नंबर ऑफ डायगोनल का भी फार्मूला सीख लिया। इसके बाद ये इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है, इसमें अब कोई कॉन्सेप्ट बचा नहीं है। ठीक, अब इस पर हम टाइप वाइज क्वेश्चन लगाएंगे, पहला टाइप, दूसरा टाइप, टोटल 8 टाइप के क्वेश्चन हैं। किसी भी तरह का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो सारे टाइप आपके कवर हो जाएंगे। ठीक, और अगर इसका PDF आपको चाहिए, इस पूरे नोट्स का PDF चाहिए, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो आपको घबराना नहीं है कि अगर वीडियो 1-2 दिन लेट आ रहा है, क्योंकि आप खुद देख लीजिए इतना सारा लिखने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, और लिखना ही खाली हो तो कोई दिक्कत नहीं, किस चीज़ के बाद क्या लिखना है और लिखने के अंदर कौन कौन सी बातें लिखनी हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ये सारी चीज़ें मतलब देखनी पड़ती हैं, इसलिए टाइम लगता है।
तो घबराया मत करिए कि वीडियो 1-2 दिन लेट हो जा रहा है। ठीक, मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो आए, लेकिन अगर लेट हो जाता है तो आपको पेशेंस रखना है। बाकी आज के लिए इतना ही। PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे आपको क्या रहेगा कि आपको वीडियो का कब आ रहा है कब नहीं मतलब कब आ रहा है तुरंत आपको पता चल जाएगा, क्योंकि तुरंत वहाँ पे मैं वीडियो पोस्ट कर देता हूँ। तो इससे आपको टेंशन नहीं रहेगी कि पता नहीं वीडियो आया या नहीं आया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।